Aisha Parsha Salvi, your biology mentor। तो बच्चों वेलकम टू द अनदर टॉपिक ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस की एंड उसका कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसका डेफिनेशन किसने दिया, कितने लेवल पे हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं। इसी के साथ में हमने देखा कि डाइवर्सिटी इंडिया और वर्ल्ड में कैसे पाई जाती है, क्या बायोडाइवर्सिटी की पैटर्न्स होते हैं, और इसी के साथ में हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है, क्या ऐसे कॉजेज हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारी जो जैव विविधता है वो खत्म होती जा रही है या उस कगार पे आ चुकी है। और इसी के साथ में हम थोड़े से क्या हो जाएंगे, अटेंटिव हो जाएंगे कि नहीं, हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। तो ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके द्वारा हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आज का जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया था, सो प्लीज मैं ये कहूंगी कि ओवरव्यू देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये पता लग सके कि कैसा डेटाज होंगे, किस तरीके से चीजें हमें देखनी पड़ेगी। तो डेटा कैसे हैं वो सारी चीजें, राइट। चलिए एक्सटिंक्शन की बात करें तो एक्सटिंक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें बच्चों बायो डाइवर्सिटी लॉस की। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है वो किस रीजन से होता है, मतलब ऐसे क्या रीजन है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है उसका मेन रीजन है एक्सटिंक्शन होना। क्या है मेन रीजन, हम बात कर सकते हैं कि एक्सटिंक्शन होना। ठीक है, एक्सटिंक्शन होना। एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है ये अलग बात है। ठीक है, एक्सटिंक्शन हो रहा है ये तो रीजन है ही, लेकिन एक्सटिंक्शन क्यों हो रहा है वो हम फर्दर बातें करेंगे। उसमें हम चार चीजें पढ़ेंगे कि क्यों जो हमारी स्पीशीज है उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। इज दैट क्लियर? तो एक्सटिंक्शन जो है वो बेसिकली दो तरीके से हम पढ़ते हैं बच्चों। एक है नेचुरल लेवल पे और एक है मैन मेड। ठीक है, मैन मेड, या आप इसको कह सकते हो एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है जो मैन मेड होगी, और जो नेचुरल होगी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होंगे या नेचुरल डिजास्टर की वजह से एक्सटिंक्शन होगा। राइट, अब देखो जो नेचुरल एक्सटिंक्शन है, ठीक है, जो नेचर के द्वारा एक्सटिंक्शन होता है वो कैसे होगा। मान लो कि कोई चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा तूफान आ गया या हम कहें कि बाढ़ आ गया, अकाल पड़ गई, ये क्या है, ये एक तरह के ऐसे नेचुरल थिंग्स हैं जो कि किसी भी मतलब एनिमल को या प्लांट को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि नेचुरल डिजास्टर में ही हम बात करें या नेचुरल एक्सटिंक्शन में ही बात करें तो मास एक्सटिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मास एक्सटिंक्शन में क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा कि मैमथ, ठीक है, मैमथ अब आज आपको मिल रहे हैं, मैमथ एक साथ गायब हो गए। ठीक है, उनकी कोई भी प्रोजेनी अभी हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ही वो खत्म हो चुके हैं। वैसे ही हम बात करें डायनासोर्स, ठीक है, तो डायनासोर्स भी हमारे पास नहीं है। तो ऐसे मास एक्सटिंक्शन हमने देखे हैं जहां पर नेचुरल या फिर कोई और रीजन, बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, पूरी तरीके से खत्म हो जाए। इज दैट क्लियर? नेचुरल एक्सटिंक्शन समझ में आ गया। मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कैसी हो सकती है? देखो, जो हमारी आजकल की हम कह सकते हैं लाइफ स्टाइल है, जो हमारी नीड्स है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, नीड्स हमें क्या बनाती है, ग्रीड्स की तरफ जाती है, यानी कि हमें ग्रीडी बनाती है। ठीक है, हमारी जो जरूरत है वो तो ठीक है, लेकिन जरूरतें इतनी ज्यादा बढ़ जाए, इतनी ज्यादा लालसाएं आ जाए कि हम लालची बन जाएं और हमारी नेचर को ही इनडायरेक्टली हम खत्म कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड ना। और ये बात बिल्कुल सत्यता है, मतलब मैं ये मानती हूँ कि पुराणों में भी हमारे ये लिखा गया है कि जैसा आप किसी के साथ करते हो उसका दुगना आपको मिलता है। तो यदि हम हमारी नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे, बहुत सारी चीजें देखो, हमने जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे आप न्यूट्रिटिव वैल्यू तो बढ़ा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इज दैट क्लियर? जो भी स्पीशीज लॉस्ट हुई है या जो भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, मान लीजिए कि हिमालयन रीजन पे हम बात करें तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लांट्स मिलते हैं जो मेडिसिनल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप धीरे धीरे हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो क्या वो मेडिसिन एस्पेक्ट वाले जो प्लांट्स हैं वो बच पाएंगे?
राइट या हम कह सकते हैं वहां का यदि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन आप कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहे हो, तो क्या वहां का एनवायरमेंट वैसा ही रहेगा? आपको पता है ग्लेशियर जो है बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं, ये बात पता है, ठीक है। और इसके अलावा हम कहें कि लेक्स का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, पॉन्ड्स का बढ़ रहा है, सी का जो स्तर है बढ़ रहा है, तो क्या आप बच पाओगे? क्या बच पाओगे? नहीं। तो इसके लिए हमें क्या जरूरी है कि हम ऐसे एक्सटिंक्शन होने की जगह हम अपनी आदतों को सुधार लें, हम ग्रीडी होना कम कर दें। मतलब हम ग्रीडी तो हैं ही, वी ऑल आर ग्रीडी, क्योंकि हम सभी की नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम कितने ट्रीज को काट रहे हैं, ठीक है। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, बट जो जरूरी है वो बात जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रोपोजेनिक में हम कहते हैं मेन मेड एक्सटिंक्शन होती है स्पीशीज की, और नेचुरल में क्या हो रहा है कि नेचुरल एनवायरनमेंट की वजह से किसी स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ हो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो नेचुरल एक्सटिंक्शन है बच्चों, वो कैसा होता है कि एक साथ ऐसा हुआ कि डायनासोर और एक साथ ही खत्म हो गए हो, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे जो नेचुरल एक्सटिंक्शन है वो एक्चुअल में कैसा है, स्लो प्रोसेस है, राइट। कैसा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो मैन मेड है, ठीक है, जो हमारे द्वारा किया गया है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट है। इज दैट क्लियर? तो आ जाओ, क्या बोलता है एक्सटिंक्शन? नेचुरल एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिजीज या प्रीडेटर एक्सेट्रा, इनकी वजह से जो है नेचुरल एक्सटिंक्शन होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कैसे होगा? हंटिंग। हम क्या करें, हमने कहा ना हमारी हैबिट्स, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी डिजायर्स, हमारी नीड जो है वो हमारी नेचर को खत्म कर रही है। तो हंटिंग है, इसके अंदर पॉल्यूशन है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अभी मैं बताती हूँ ओवर एक्सप्लॉइटेशन क्या है, हैबिट डिस्ट्रक्शन है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ये सारे के सारे रीजन है जिसकी वजह से जो हमारी नेचर है या जो स्पीशीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होती जा रही है। इज दैट क्लियर? चलो, अब हमारे पास क्या है कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है एक्सटिंक्शन, जो स्पीशीज हो चुकी है, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, वो कौन कौन सी स्पीशीज है। तो हमारे पास बच्चों IUCN क्या मतलब है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। दैट मीन्स ऐसी यूनियन, ऐसे मेंबर का एक ग्रुप जो कि नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अपना एक मोटिवेशन देते हो, या कुछ बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रहे हो, या ऐसे बहुत सारे कंजर्वेशन मेथड चला रहे हो जिसकी वजह से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो IUCN ने हमें एक रेड डेटा बुक दी है, रेड डेटा बुक। इसके अंदर वो बताती है कि कौन कौन सी स्पीशीज कैसी है, किस पे हमें ध्यान देना है, कौन सी एंडेंजर स्पीशीज है, कौन सी अब यदि उसके कुछ मेंबर्स ही बचे जो सरवाइव कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो बिल्कुल ही नहीं बची है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। देखो यहाँ पर लिखा है एक्सटिंक्ट डोडो, ठीक है, डोडो का एग्जाम्पल है हमारे पास, जो कि अब है ही नहीं, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से डोडो जो है अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अपन यहां से चलते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नॉट इवेल्युएटेड का मतलब होता है कि दैट मीन्स आपने अभी स्पीशीज का कोई भी डेटा नहीं लिया है, आपके पास कोई भी ऐसा कंप्लीट डेटा नहीं है जो आपको ये बता सके कि उस स्पीशीज में कितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, कैसी वो कंडीशन पे है। इज दैट क्लियर? फिर आ गया आपके पास डेटा डेफिशिएंट, दैट मीन्स नॉट इनफ डेटा। आपके पास डेटा है लेकिन इतना पर्याप्त डेटा नहीं है कि आप किसी स्पीशीज के बारे में बता सके। यहां तो आपके पास डेटा ही नहीं है, आपको नहीं पता कि हिमालयन रीजन पे कितने प्लांट स्पीशीज है। जैसा कि आपको पता है रॉबर्ट मे ने कहा था कि हमारे पास 17 मिलियन स्पीशीज जो है अभी तक हमने डिस्कवर नहीं करी है। तो वी हैव नो एनी डेटा, नॉट इवेल्युएटेड, हमें पता ही नहीं है। लेकिन जो हमें पता है, लेकिन उसमें भी उसका डेटा जो है इनफ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डेटा डेफिशिएंट, प्रॉपर डेटा नहीं है। फिर आ जाओ लीस्ट कंसर्न, दैट मीन्स हमारे पास डेटा है लेकिन अभी तक उस स्पीशीज में ऐसा कोई सर्वाइवल वाली कंडीशन नहीं आई है, या फिर हम ये नहीं कहेंगे कि वहां पर इस तरह का माहौल नहीं है कि वो एक्सटेंट हो या उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ नियर थ्रेटेंड, दैट मीन्स कि ये एक स्पीशीज है जिस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो वल्नरेबल कंडीशन पे आ जाएगी, राइट। यानी कि अभी यहां पर हमें ध्यान देना होगा। नियर थ्रेटेंड मतलब
अब धमकी वाली कंडीशन आ जाएगी कि अभी तक तो हम आराम से आजाद घूम रहे थे कि कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे क्राइटेरिया क्रिएट हो गए हैं, ऐसे कुछ रीजंस क्रिएट हो गए हैं जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज है वो थ्रेटनिंग में आ गई है कि भाई अभी तक भी ध्यान नहीं दिया तो ये फर्दर एक्सटिंक्ट हो सकती है। इज दैट क्लियर? फिर आ जाओ वल्नरेबल। वल्नरेबल का क्या मतलब है कि यहां पर प्रॉपर अटेंशन देना पड़ेगा आपको। प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया तो दैट मीन्स वो कैसे चला जाएगा, क्रिटिकल एक्सटिंक्शन में चला जाएगा कि अब तो हमें बचाना ही पड़ेगा, अब तो सर्वाइवल वाली कंडीशन आ गई। तो वल्नरेबल का मतलब है कि ऐसी स्पीशीज या ऐसे मेंबर्स जो अटेंशन के लिए बहुत जरूरी है, अटेंशन देना बहुत जरूरी है उन पे। फिर आ जाएगा एंडेंजर। एंडेंजर दैट मीन्स कि इस स्पीशीज में अभी मेंबर्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं लेकिन वो एंडेंजर है, मतलब आगे फर्दर जाकर के उनका एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है, तो अभी से उनका ध्यान देना पड़ेगा या उनको हमें कंजर्व करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसे टाइगर की स्पीशीज हैं, टाइगर स्पीशीज के मेंबर्स हैं जिन पे हम क्या करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं रिजर्व बायोस्फीयर्स में, या हम कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे बायोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, वहां पर हम, या जूज होते हैं जहां पर हम जाकर के एनिमल्स को सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं, उनकी स्पीशीज को, उनके मेंबर्स को बचाने के लिए, राइट। फिर क्रिटिकली एंडेंजर दैट मीन्स बचना मुश्किल है। ठीक है, बचना बहुत मुश्किल है। उसके बाद देखोगे ये तो थी हमारी थ्रेटन कैटेगरी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रेटन कैटेगरी कि भाई थ्रेटनिंग आ गई है, ध्यान दे लो, ध्यान नहीं दोगे तो एंडेंजर हो जाएगी, और एंडेंजर के बाद तो ये क्रिटिकली एंडेंजर होगी मतलब एक्सटिंक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पर ये एक्सटिंक्ट हो ही चुकी है। ठीक है, यहाँ पर मतलब नहीं है, डेटा नहीं है तो हमें पता ही नहीं है, डेटा है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। हम नहीं कह रहे कि वो एंडेंजर स्पीशीज है या नहीं है, या उसके कितने मेंबर्स हैं, और यदि है तो हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अभी वो आराम से जी रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। यहां पर ये क्या है, ये ऑल स्पीशीज के बारे में, ये वाला, ये ऑल स्पीशीज है। इवेल्युएटेड जिसके बारे में आपका पता लग चुका है। एडिक्वेट डेटा जिसके बारे में कंफर्म है, जिसके बारे में हमें कंफर्म है कि भाई वो तो है ही नहीं, या फिर वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो कि IUCN ने रेड डेटा बुक में ये डेटा कलेक्ट कर रखा है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है हमारी NCERT के अकॉर्डिंग? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स बाय ह्यूमन सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन। अब देखो पैसिफिक आइलैंड कहां पर था, आप याद करो पिछले जो पार्ट में हमने देखा था, ये हमारा कौन सा है, इक्वेटर रीजन, ये ट्रॉपिकल रीजन, यहां पर अपने पास पैसिफिक आइलैंड था, यहां पर अपने पास पैसिफिक आइलैंड था। सो ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज सेड टू हैव लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स। आपको याद हो तो हमारे पास जो भारत था उसमें 1200 बर्ड्स थे, याद आ रहा है। यहां पर एक एरिया था, एरिया का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जहां पर हमने कहा था 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है, याद आ रही है वो चीजें। तो ट्रॉपिकल एरिया में हमने कहा था मैम बहुत सारी स्पीशीज हैं, बहुत सारी स्पीशीज हैं, तो दैट मीन्स हम भी वहां पर प्रेजेंट है। तो ह्यूमंस के जो रोजमर्रा की जो लाइफ स्टाइल है, जो नीड्स हैं, उसके कारण जो स्पीशीज हैं वो कैसे होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। इज दैट क्लियर? द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीशीज इंक्लूडिंग 338 वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो क्या बोला रेड डेटा ने, रेड डेटा बुक के अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि 2004 में, ठीक है, 2004 में IUCN ने बोला कि लगभग 784 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन वाली कंडीशन पे है। ठीक है, एक्सटिंक्शन वाली कंडीशन पे है, जिसमें से स्पीशीज की स्पेलिंग गलत लिखी है ना, ठीक है, जिसमें से आप बात करोगे कि 338, ठीक है, 338 जो है वर्टिब्रेट्स है, 359 जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, और 87 हमारे पास क्या है, प्लांट्स हैं, जो कि कैसी कंडीशन पे आ रहे हैं बच्चों, एक्सटिंक्शन की कंडीशन पे आ रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो
सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड, अब कौन कौन से हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ये पर्टिकुलर एरिया के बारे में भी बात करें कि किस एरिया में। तो डोडो की हम बात करें तो मॉरिशस के अंदर ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ही नहीं, ठीक है। डोडो जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कहां से, मॉरिशस में। क्यों? ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन का रीजन है। क्यों? हमने इनका बहुत ज्यादा हंट किया, ठीक है, बहुत ज्यादा शिकार हुए। क्यों ऐसा रीजन है कि डोडो जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया? सबसे पहली बात तो डोडो जो है उड़ता नहीं था, बर्ड है लेकिन फिर भी उड़ता नहीं था। लार्ज साइज है तो लोग क्या है इजीली उसको पकड़ सकते हैं, हंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं बच्चों जहां पर एनिमल एक्सटिंक्ट हो जाते हैं या स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम रीजन जान लेते हैं, ठीक है। रीजन क्या है किसी भी स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने के? तो हम बोल सकते हैं कि उनका लार्ज साइज, ठीक है, लार्ज साइज होने की वजह से। दूसरी हम बात करें तो उनका एक फिक्स्ड हैबिटाट। देखो एक पर्टिकुलर घर है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है, आपका दुश्मन है, और उसे पता है कि आप यहीं मिलोगे, तो डेफिनेटली वो इजीली आपको मार सकता है या कोई भी चीज का हार्म कर सकता है इजीली। क्यों? क्योंकि उसको आपका एरिया पता है कि इसी एरिया में वो बंदा मिलेगा और मैं उसको वहीं पर ही खत्म करूंगा। तो सेम कंडीशन एनिमल या किसी भी प्लांट स्पीशीज पर मिलती है कि जहां पर वो चीज मिलेगी तो बंदा वहीं जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे कि हिमालयन रीजन पे ऐसा कुछ स्पीशीज है प्लांट की कि जो मेडिसिनल एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा सही है। मान लो कैंसर के लिए, क्योंकि कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो कैंसर के लिए मुझे एक प्लांट स्पीशीज मिली है और मुझे पता है कि वो सिर्फ उसी रीजन पे पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ उसी रीजन पे। मैं जाऊंगी या कोई और साइंटिस्ट जाएंगे या कोई और जाएगा और वहां से वो बार बार उसको तोड़ते रहेंगे, बार बार यूज करते रहेंगे और उसको ग्रो नहीं करेंगे। क्यों नहीं ग्रो कर पाएंगे? क्योंकि उनका जो रिप्रोडक्शन है या हम कह सकते हैं उनकी प्रोजेनी है वो भी क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो उनका प्रोडक्शन है, जो उनका प्रोडक्शन है वो भी कैसा है, लिमिटेड प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से यदि तुमने वो चीज ले भी ली तो उसके बाद उसका अता पता नहीं है, तुमने उसको कोई भी रिजर्व नहीं करा, कोई बैंक में नहीं उसका प्रिजर्वेशन किया, तो दैट मीन्स वो खत्म है, आपको नहीं पता, ठीक है। हो गया, आपने इलाज कर लिया, आपने अपनी नीड से आप ग्रीडी बन गए, खत्म कहानी। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को एक्सटिंक्ट भी तो कर रहे हो, एम आई राइट। तो लार्ज साइज हो गया, फिक्स्ड हैबिटाट हो गया, साथ ही साथ उसका प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड हो गया। और इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कि यदि टाइगर है, ठीक है, यदि टाइगर है और टाइगर सिर्फ और सिर्फ डियर ही खाता, वो कोई और एनिमल को नहीं खाता, ठीक है। हमारा जो टाइगर है वो एक कार्निवोर है, यानी कि मांसाहारी है, वो एनिमल को खाता है और एनिमल में वो सिर्फ और सिर्फ डियर पे डिपेंड होता। और मान लीजिए कि डियर खत्म हो जाए, ठीक है, डियर खत्म हो जाए तो क्या टाइगर बच पाएगा? सोचो मेरी बात, क्या टाइगर बच पाएगा? तो भाई यदि हम किसी पर्टिकुलर चीज पे अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए डिपेंड है और यदि वो चीज खत्म हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके खत्म होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपका क्या है कि जो फूड चेन है और उसमें आप हायर रीजन पे प्रेजेंट हो तो दैट मीन्स आपका एक्सटिंक्शन भी बहुत जल्दी हो सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे रीजंस हैं जो कि एक स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। सो सम एग्जांपल, डोडो का हंट हुआ है, कहां पर है ये एग्जांपल? मॉरिशस में। याद रखेंगे कुआगा क्या है, अफ्रीका के अंदर से लुप्त हो गया। थैलासीन ये ऑस्ट्रेलिया में, और स्टीलर सी काउ रशिया के अंदर, और हमारे टाइगर जिसके अंदर में हम बात करते हैं जवान, बाली और कैस्पियन, ये भी क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आ जाओ देख लेते हैं हमारा डोडो कैसा लगता है। आप तो हम इसकी तस्वीर ही देख सकते हैं, राइट। ऐसे ही हमारा क्वागा है, ऐसे ही हमारी थैलेसीन है, और इसके अलावा हम बात करें हमारी स्टीलर सी काउ और हमारे टाइगर की जो 3 स्पीशीज है जिसमें हमने जवान, बाली और कैस्पियन की बात करी। इज दैट क्लियर? चलो, The last 20 years alone have witnessed the disappearance 27 species। हम मतलब गवाह हैं कि हमारी 27 species जो हैं वो lost हो रही है या lost हो चुकी है। Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction। मतलब ये कैसी कंडीशन पे है, थ्रेटनिंग कंडीशन पे है। कितनी? 15,500 स्पीशीज। मतलब आप
मानो कि 15 से 17 लाख स्पीशीज हमने डिस्कवर करी है और तुम 15,500 स्पीशीज को अभी खोने वाले हो, ऐसी कंडीशन पे है कि वो खो सकती है कभी भी, तो क्या करा? सर्च करने की जगह, डिस्कवर करने की जगह जो हमारे पास है हम उसको भी लॉस्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, राइट? तो सोचने वाली बात है। प्रेजेंटली 12% ऑफ ऑल बर्ड्स स्पीशीज, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीशीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीशीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीशीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो आप डेटा देखो, बहुत ज़रूरी है। और एक और बात मैं कह रही हूँ कि मतलब आप सोचो कि आपके जो कारनामे हैं, जो मतलब आप ही के नहीं, हम सभी के ऐसे कारनामे हैं कि हम इनडायरेक्टली अपने आप को, जैसे मैंने क्या कहा कि टाइगर जो है यदि डियर पे डिपेंड होता तो एक दिन उसकी भी मतलब मृत्यु निश्चित है, उसका भी एक्सटिंक्ट होना निश्चित है। तो सेम यदि नेचर हमारी खत्म हो गई, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे खत्म हो गए, तो हम क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे बताओ? हम पहाड़ काटे जा रहे हैं, हम प्लांट्स को काटे जा रहे हैं और नए ग्रो नहीं कर रहे। आपको पता है अमेज़न फॉरेस्ट जो कि हमारी धरती का एक हार्ट है, ठीक है, जहां से हमें मोर देन डाइवर्सिटी मिलती है, वो ही जल रहे हैं। तो सोचो लोग क्या मिलेगा हमको? वी गेट नथिंग, ठीक है। चलिए, in general loss of biodiversity in the region may leads to decline in plant production। इसके अलावा कि यदि मान लीजिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, अकाल पड़ता है या बहुत ज़्यादा फ्लड आता है और उसके बाद में जो प्रोजेनी है, जो वो स्पीशीज़ है वो रिकवर ही नहीं पा रही, इसकी वजह से भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। आप पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और किसी प्लांट में, ठीक है, किसी प्लांट के अंदर क्या रहते हैं कि ऐसे इंसेक्ट रहते हैं या ऐसे हमारे, जैसे हमने बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास पॉलिनेटर्स हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बी का एग्जाम्पल लेते हैं और आप पेस्टिसाइड छिड़क रहे हो और उसकी वजह से बी खत्म हो रहे हैं, ठीक है, बीज खत्म हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? और पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट स्पीशीज का क्या होगा? वो प्रोजेनी नहीं बढ़ा पा रहे, और प्रोजेनी नहीं बढ़ा पाएंगे तो दैट डेफिनेटली वो एक्सटिंक्शन में जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, क्या मेन रीजंस हैं? तो 4 मेन रीजन है बच्चों, जिसको हम कहते हैं इविल क्वाड्रेट। क्यों? क्योंकि 4 रीजन है, इविल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन से 4 हैं? तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, 4 ऑप्शन दिए और आपसे पूछा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन हो रही है स्पीशीज का, तो आप बोलोगे हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। हैबिटेट लॉस, क्यों बोला हमने हैबिटेट लॉस? क्योंकि मान लीजिए कि आपका घर, ठीक है, जिस घर में आप रह रहे हैं, आपके पुश्तैना जो घर है, या चलो घर छोड़ो, आपका जो एरिया है वो एरिया ही नष्ट हो जाए, क्या कर लोगे? गई आपकी प्रोजेनी, खत्म, ठीक है। तो क्या हुआ कि यदि आप किसी का हैबिटेट ही खत्म कर दो, किसी भी स्पीशीज का, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वहीं पर ही वो स्पीशीज मिलती है, उस पर्टिकुलर एरिया के अलावा वो स्पीशीज कहीं नहीं जाती है। मान लीजिए पोलर बियर की हम बात करें, ठीक है, पोलर बियर आपको सिर्फ और सिर्फ पोल्स पे मिलते हैं, ठीक है, और मान लो कि जो पोल्स हैं वो ही खतरे में हो, क्या ये आपको मिल पाएंगे? क्या आपको ये मिल पाएंगे? नहीं। तो दैट मीन्स आप किसी का हैबिटेट लॉस कर दोगे ना, या उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और डेफिनेटली उसकी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो मेन रीजन है, मेन इंपॉर्टेंट रीजन है एक्सटिंक्शन का। नेक्स्ट की हम बात करें ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हमारी नीड्स टेंड टू बी ग्रीड, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिस तरीके से हम हंटिंग कर रहे हैं और हम बायोडाइवर्सिटी का जो हम हार्म कर रहे हैं अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी एक रीज़न है कि हमारा जो एक्सटिंक्शन हो रहा है या जो स्पीशीज़ है एंडेंजर कंडीशन में आ रही है, उसमें भी एक सेकंड हमारा ये क्या है, एक रीज़न है, एक कॉज है। थर्ड की बात करें एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मान लीजिए कि आप सब ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, एक एरिया है जहाँ पर ह्यूमन रहते हैं, जहाँ एनिमल्स नहीं रहते हैं, और वहाँ पर कोई डायनासोर आ जाए। मान लेने में क्या होता है, डायनासोर नहीं आएंगे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मान लो वहाँ पर डायनासोर को रख दिया जाए, तो क्या आप बचोगे? नहीं बचोगे, सर्वाइविंग ही खत्म हो जाएगी आपकी। तो वैसे ही यदि एनिमल्स में जहाँ पर सारे के सारे डियर रहते हैं और वहाँ पर आप एक टाइगर रख दो, सर्वाइविंग खत्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो दैट मीन्स एलियन स्पीशीज का मतलब है कि
वहां पर ना तो उसका हैबिटाट है, ना ही उसका कोई इन्वायरमेंटल टच है, तो आप उसको वहां पर रखोगे तो दूसरों के लिए भी खतरा बढ़ेगा और उसके खुद के लिए भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होगी। तो ये एक तीसरा रीजन है। चौथा है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन का क्या मतलब है? दैट मीन्स कि हम देखते हैं कि जो प्लांट है, ठीक है, एंड पॉलिनेटर, ठीक है, प्लांट एंड पॉलिनेटेड है, इनके बीच में क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है बच्चों, ठीक है, एक रिलेशनशिप होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे ऐसे पॉलिनेटर पढ़े, अब बीज को नेक्टर नहीं मिलेगा तो वो भी जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। आपने देखा था कि एक प्लांट होता है जिसके अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फिग का जो प्लांट होता है बच्चों, उसके जो फ्लावर होता है उसके अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट रहते हैं जो अपना एग को ले डाउन करते हैं, अपनी प्रोजेनी को वहां पर करते हैं, और जैसे ही पॉलिनेशन होता है वो वापस चले जाते हैं। तो दैट मीन्स यदि वो प्लांट ही नहीं रहेगा तो पॉलिनेटर भी नहीं रहेंगे ना, तो दोनों एक साथ मर जाएंगे। तो को एक्सटिंक्शन समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। चलो, तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का रीजन जो है, एग्जांपल जो है वो है स्टीलर्स सी काऊ और पैसेंजर पीवीजन, जो हमारे लिए खत लेकर के आते थे, याद है पुराने समय में, ठीक है, कबूतर जा 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 कबूतर जा, राइट। ऐसी मतलब जो चिट्ठियां ले जाने वाले ऐसे बहुत सारे काम करने वाले पीजन्स होते थे। पहले आप देखोगे कि राजा महाराजाओं की लड़ाइयों के लिए भी हम कभी बर्ड्स को भेजा करते थे, तो वो भी क्या हो गए? एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। एलियन स्पीशीज इन्वेजन का जो रीजन है वो है कैरेट ग्रास, पार्थेनियम। कहाँ पड़ा था? पार्थेनियम हमारे यहाँ की स्पीशीज नहीं है, लेकिन वो गेहूं के साथ आ गई थी, जिसकी वजह से आप देखोगे कि रोड जहां पर है, जहां गेहूं होते हैं उसके साइड में वाइट फ्लावर वाले पार्थेनियम बहुत ज्यादा एक्सेस में लगे रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें लेंटाना, वाटर हाइसेंथ या आइकॉर्निया या अफ्रीकन कैटफिश, कैलरिस, गैरिन पाइनस, राइट। ये एग्जांपल्स हैं किसके? एलियन स्पीशीज इन्वेजन के। ऐसे ही को एक्सटेंशन की बात करें तो हॉट फिश स्पीशीज और प्लांट पॉलिनेटर म्यूटालिज्म, राइट। चलें आगे। नाउ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारी नीड्स ही ऐसी हैं, ठीक है। हम बात करें कि क्या क्या हमारी नीड्स हो सकती है, तो बच्चों दो तरीके से हम देखते हैं, इसको कैटेगराइज किया है तीन तरीके से, सॉरी, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन एंड एथिकल। ये तीन मेन रीजन है जिसकी वजह से हमें हमारी डाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। कौन कौन सी है? नैरोली यूटिलिटी या यूटिलाइटेरियन। क्या होता है ये? द नैरोली यूटिलाइटेरियन आर्ग्यूमेंट द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर ऑब्वियस ह्यूमन डिराइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिकल बेनिफिट। तो आपको इसके अंदर जो याद रखना है वो याद रखना है कि जहां से भी हमें पैसा मिल रहा है या जहां से भी हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, उसके लिए हम डिपेंड हैं हमारी नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज पे। सो हमें क्या करना है? हमारी यूटिलिटी को कंप्लीट करने के लिए या हमारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हमें कंजर्व करना ही पड़ेगा हमारी बायोडाइवर्सिटी को। तो हमें क्या क्या मिलता है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं या हमें पैसा मिलता है? तो आप बोलोगे नेचर फूड, जो भी हमारे गेहूं हैं, हमारे फूड हैं, वो क्या हैं? हमारे लिए इकोनॉमिकली अच्छे हैं, राइट। हम लोग इसको बेचते हैं, पैसा करते हैं, व्यापार कम करते हैं, राइट। वैसे ही फायरवुड फाइबर्स हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है जैसे टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाई, रेजिन्स, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। इन सब से हम क्या करते हैं? हमारा इकोनॉमिकली जो स्टेटस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, राइट। चलें आगे। नाउ ब्रॉडली यूटिलाइटेरियन क्या है? और इसके अलावा हम बात करें तो ऑक्सीजन हमें मिलती है प्लांट से, पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो आप मतलब कैसे, आप जैसे बहुत सारे प्लांट्स देखते हो, बहुत सारी मेडिसिन के वाले जो प्लांट देखते हो वो आगे ग्रो ही नहीं हो पाएंगे। एस्थेटिक प्लेजर मतलब आप बहुत सारी वादियों में घूमने जाते हो ना, जैसे ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, है ना। तो ये बहुत सारी हंसी वादियाँ कैसे हो रही है? हमारी नेचर की वजह से हो रही है, राइट। इसके अलावा बात करें फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल,
प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे आपने याद करो हमने मॉसेस के बारे में पढ़ा था, मॉसेस क्या करती हैं, जो सॉइल इरोजन है उसको रोक के रखती है, उनमें ऐसी पार होती है कि वो सॉइल इरोजन को रोके। तो यदि हम हमारी बायोडाइवर्सिटी को नहीं बचाएंगे तो इन सब चीजों को हमें फेस करना पड़ेगा। कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचाने के लिए हमारे पास दो रीजन है। पहले हम देखेंगे एथिकल रीजन क्या है। एथिकल का मतलब होता है कि कहीं हमारी चीजें, जैसे पीपल है, जैसे हमारा बरगद का पेड़ है, हमारी तुलसी जी है, बहुत सारे ऐसे प्लांट है या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हमारी स्पिरिचुअलिटी भी मतलब जुड़ी हुई है, हमारी धार्मिकता जुड़ी हुई है। जैसे बहुत सारी रिवर्स हैं, है ना, जैसे गंगा मैया है, उनकी हालत तो बहुत खराब है, बहुत गंदगी कर दी हम लोगों ने वहाँ पर। होली रिवर की जगह हमने उसको बहुत गंदा बना दिया है, ठीक है, पता नहीं ईश्वर अपन को माफ करे या ना करे। तो क्या है कि बहुत सारी हमारी धार्मिकता जुड़ी होने की वजह से हमें उनको कंजर्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज यदि अभी भी हम गंगा मैया को और गंदा करेंगे तो शायद जो हमें एक प्योर वाटर मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो रिलीजियंस जुड़े हुए हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाउ कंजर्वेशन अप्रोचेस, हमारे पास जो मेजर कंजर्वेशन मेथड्स हैं उसमें हम बात करें तो स्ट्रैटेजी क्या हो रही है, क्यों हमें करना चाहिए, पहले तो ये देख लेते हैं। ऑल द थ्रेटनिंग स्पीशीज शुड बी प्रोटेक्टेड, इसकी वजह से प्रोटेक्ट हो जाएगी। ऑल द पॉसिबल वेराइटीज ओल्ड और न्यू लाइफ स्टॉक एक्वाकल्चर एनिमल एंड माइक्रोब्स हैव बी कंजर्व, हम इनके जरिए क्या कर सकते हैं, एक्वाकल्चर, जैसे घर पे आप एक्वेरियम रखते हैं, आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली फिश को बचा रहे हो। इज दैट क्लियर? तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से हम स्पीशीज को बचा सकते हैं। While relative all the economically important organisms should be identified and conserve protected area, जैसे आप बायोलॉजिकल गार्डन जाते हैं, बॉटनी बायोलॉजिकल पार्क जाते हैं, ठीक है, सेंचुरीज जाते हैं, या जो हमारे क्राई प्रिजर्वेशन सीड बैंक्स हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वो क्या करता है, आपकी इकोनॉमी को भी बढ़ाता है। आप पैसा खर्च करते हैं तभी जाकर के आप, जैसे रणथंबोर है, रणथंबोर में आप जाते हो ड्राइव करने के लिए, एनिमल्स को देखने के लिए, तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, वो पैसा कहाँ जाता है, सरकार के पास। तो दैट मीन कंजर्वेशन करने से हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है। बाहर के जो पर्सन है, पर्यटक जिसको हम कहते हैं, फॉरेनर जो आते हैं सॉरी, वो भी आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, आपकी नेचर को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। हम, क्योंकि आपको याद है कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हमारे यहाँ की जो डाइवर्सिटी है सबसे ज्यादा है, 8.1%, याद है, और 12 मेगा डाइवर्सिटी वाले में हम भी इंक्लूडेड हैं। Protecting the resting feeding places of migratory wide ranging animal and regulating the exploitation। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से कंजर्वेशन मेथड है। तो we have two methods, in situ conservation and ex situ conservation, right? बात कर ले अपन। कंजर्वेशन मेथड हमारे पास दो तरीके से है, एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब है कि जहां पर है वहीं पर ही उनको कंजर्व किया जाए या प्रिजर्व किया जाए, तो यानी कि ऑन साइट, ठीक है, क्या होगा, ऑन साइट, जिस पे रहते हैं वहीं पर ही। और एक्स सीटू का मतलब होता है कि कहीं और ले जाकर के कंजर्व किया जाए, मतलब जैसे कि हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर को किसी और क्षेत्र में ले जाया जाए और वहां पर उसको रखा जाए, कंजर्व किया जाए, जैसे कि हमारे हो गए बायोलॉजिकल पार्क्स, हमारे हो गए सेंचुरीज, या हम बात करें जैसे कि हमारे बॉटनिकल गार्डन। इज दैट क्लियर? आ जाओ। तो यदि हम बात करें हॉट स्पॉट की, फर्स्ट हमारा इन सीटू का है, तो हॉट स्पॉट आपके एनसीईआरटी में 3 हॉट स्पॉट दे रखे हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है। एक आ जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट, दूसरा आ जाएगा इंडो बुर्मा एंड हिमालय, और तीसरा आ जाएगा श्रीलंका। फिर हम बात करें बच्चों इस सेक्रेड ग्रूव्स की। सेक्रेड ग्रूव्स का मतलब होता है जो हमारी धार्मिकता से जुड़े हुए हो, तो आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। सेक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन खासी एंड जेनेशिया हिल इन मेघालय, मेघालय के अंदर, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट region of the Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja
चंदा एंड बास्टर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास रीजन्स हैं या सैक्रेड ग्रूव्स हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ इन मेघालय द सैक्रेड ग्रूव आर द लास्ट रिफ्यूजेस फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स, राइट। चले आगे। नाउ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कैसा है, हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। आप देखोगे कि ये हमारे पास जोन्स होते हैं, सबसे बाहरी जोन्स, ठीक है, जहां पर ह्यूमंस रहते हैं, ह्यूमंस को सेटलमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, जहां पर ह्यूमंस का सेटलमेंट किया जाता है, ट्रांजिशन जोन। इसके अंदर वाला होता है बफर जोन और सबसे अंदर होता है कोर रीजन। यहाँ पर इस कोर एरिया में किसी की भी एंट्री नहीं होती है, कोई भी कितना भी बड़ा ह्यूमन हो यहाँ पर, मतलब कितनी बड़े पोस्ट वाला हो या कुछ भी हो, जब तक अंदर कोई डिजास्टर ना हो, आग ना लगी हो या फिर कोई डिजीज ना हो गई हो, कोई पैंडेमिक सिचुएशन ना हो गई हो, तब तक इस रीजन में कोई भी ह्यूमन नहीं जा सकता। बफर जोन में कभी कभी ले जाया जा सकता है, कभी कभी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि रेगुलरली आप जा रहे हो, इस जोन में हम जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिशन जोन एंड एक्टिव कोऑपरेशन इज प्रेजेंट बिटवीन रिजर्व मैनेजमेंट एंड लोकल पीपल। लोकल पीपल आ जा सकते हैं और वहाँ के जो भी उस पर्टिकुलर एरिया को ध्यान रखते हैं या सर्विसेज देते हैं वो भी जा सकते हैं। बफर जोन में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, बहुत कम लोग वहाँ जाएंगे। कोर एरिया में नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, राइट। ह्यूमन सेटलमेंट में क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री अलाउड, मतलब जैसे कि हम ट्रैकिंग के लिए जाते हैं कहीं पर, आपने देखा है, ठीक है, या क्रॉप उगाई जाती है, ठीक है, तो वो वाला एरिया कौन सा होता है, ह्यूमन सेटलमेंट। नाउ हमारे पास है नेशनल पार्क्स, 90 नेशनल पार्क्स हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन में आप देखोगे बॉटनिकल गार्डन, जहां पर बहुत सारे प्लांट्स को ला करके मतलब उगाया जाता है, उनको कंजर्व किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक्स, जोलॉजिकल पार्क, ये क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन है। इसके बारे में हम बात करें तो समिट्स भी हैं, जिसमें 2 समिट्स हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसके बारे में द रियो अर्थ समिट ब्रिंग्स टुगेदर 179 कंट्रीज हु क्रिएट द फर्स्ट ग्लोबल agreement to avoid dangerous human interference with the climate system। क्या हुआ कि जो हमारा 1992 में रियो अर्थ समिट है, वहां पर 179 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन दिया। क्यों दिया, ताकि जो हमारा क्लाइमेट है उसमें जो ह्यूमंस का जो पार्टिसिपेशन है, या पार्टिसिपेशन तो नहीं बोलूंगी, कि जो हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस है, उसको रोका जा सके। इज दैट क्लियर। दूसरा समिट जो है वो है अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट प्रोग्राम 2002। आपको ये ईयर याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जोहान्सबर्ग में की गई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर, कौन से डेट पे, 26 अगस्त टू 4 सितंबर 2002। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमारा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाला टॉपिक भी जो है कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जब तक थैंक यू।